तो साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी खाकी सीरीज चल रही है, तो उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा 29 तारीख को, उसका एक दिन आपको हम रिवीजन लगभग 1 से 1.5 घंटे लगेगा। पूरा रिवीजन कर लेंगे और अच्छी तरीके से हमारा रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, और जो भी सिलेबस रहेगा वो भी पढ़ते रहेंगे अच्छी तरीके से, रिवाइज भी करते रहेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर लेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। हिंदी की बात करते हैं पहले। देखिए हिंदी में जो आपके टॉपिक होने वाले हैं 29 जुलाई को, कौन टॉपिक होगा, संज्ञा और सर्वनाम का होगा। कौन सा टॉपिक होगा, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। 29 जुलाई को संज्ञा और सर्वनाम, और 30 जुलाई को क्या होगा, विशेषण क्रिया व अव्यय, और 31 जुलाई को वर्णमाला होगा। 1 अगस्त को लिंग वचन काल और कारक, और 2 अगस्त को वचन और प्रत्यय और शब्द रूप। 3 अगस्त को संधि होगी, और 4 अगस्त को समास रस। 5 अगस्त छंद और अलंकार। 6 अगस्त वर्तनी और विराम चिन्ह। 7 अगस्त वाच्य और वाक्य शुद्धि। 8 अगस्त विलोम शब्द, और 9 अगस्त पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द युग्म आपका। 10 अगस्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और 11 अगस्त को होगा हिंदी साहित्य गद्य और पद्य आपका, और 12 अगस्त को हिंदी साहित्य का विविध आपका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आकाश, कलम, ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना, सारी चीज़ें हो गई, और ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल 5 भेद होते हैं। संख्या के कितने, 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी आपकी होती है, अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा। भाव जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना, ये सारी आपकी होती हैं। चलिए आगे चलेंगे। भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे, अदृश्य होती है। मिठास जैसे अच्छाई, बुराई, प्यार, थकावट आप दिखा सकते हैं, कभी नहीं दिखा सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे, जिसमें आपके पदार्थों के बारे में बताया, जैसे सोना, पानी, तेल, दूध आपका हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा जैसे कक्षा हो गया, टीम हो गया, ग्रुप हो गया, जनता हो गया, RW परिवार जैसे आपका हो गया। भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अच्छाई जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा की बात करेंगे तो हिंदी शब्दों को लिंग निर्धारण करने का आधार पर होता है, मतलब किसके आधार पर होता है। हिंदी शब्दों में जो लिंग निर्धारण का आधार होता है, किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या होता है, तो कावेरी क्या है, ध्यान दीजिएगा। कावेरी एक नाम है, किसका नाम है, नदी का नाम है। जब नाम हो जाता है तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे राम हो गया, रामचरितमानस और गंगा, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके होंगे। मीठा क्या है, विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, आपको ये बताना है। तो नर्मदा आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द होगा। जैसे पशु हो गया, पशु में सभी पशु आ जाएंगे, घर में सभी घर आ जाएंगे, नदी में सभी नदी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा, नर्मदा आपका कोई जाति नाम है, ठीक है ना, नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। आगे चलेंगे। शहर संज्ञा का भेद कौन से प्रकार को जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, ठीक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा, तो नेपोलियन ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, एक जाति को बताता है, ठीक। हथियार में कौन सी संज्ञा है, हथियार, हथियार आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी, ठीक। सौंदर्य कैसा शब्द है, तो एक भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा सौंदर्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, फैलाव हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, यह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, फैलाव भी है, परिष्कर भी है और प्रयोग भी है, तो ये सारे भाववाचक हो जाएंगे। और लेकिन बूढ़ा जो होगा एक विशेषण होगा, जिसके आगे आप एक संज्ञा लगा दें वो विशेषण होगा, जैसे बूढ़ा व्यक्ति हो गया, ठीक। और दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा, सर्व का क्या हो जाएगा, सर्वस्व आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया नहीं बनी है, तो भलाई की नहीं बन सकती, जैसे पढ़ाई का पढ़ना, लड़ाई का लड़ना, कमाई का कमाना आपका हो जाएगा, ठीक। जातिवाचक संज्ञा से आपका क्या हो जाएगा, बच्चा का बचपन, नेता का नेतृत्व आपका हो जाएगा, ठीक।
और भाववाचक संज्ञा हम बना रहे हैं ना, तो क्रिया से देखिए सजना का सजावट, चढ़ना का चढ़ाई, ठंडा का ठंडाई, ऊंचा का ऊंचाई, अपना का अपनापन, अहम का अहंकार आपका हो जाएगा। ठीक। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण विधवा से बना है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो किससे बना है? विधवा से बना है। ठीक। आगे चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो आपको बताना है गड्डी क्या हो जाएगा? एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो गड्डी है ना, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, समूह में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो देखिए खटाई भाववाचक, मिठास भाववाचक, ठंड विभावाचक, चमड़ा आपका क्या हो जाएगा? यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध क्या है आपको ये बताना है। बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आपका, लगभग 1 घंटे में सभी प्रश्नों को रिकॉल कर लेंगे हम। ठीक, और टाइम लगेगा तो मैथ में थोड़ा बहुत या तो रीजनिंग में लगेगा। ठीक, और किसी में टाइम नहीं लगने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग रिविजन कर लेंगे बहुत ही कम समय में। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? देखिए घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? घर के आंगन में लगे पेड़ क्या हो जाएगा? संज्ञा प्रतिबंध आपका पदबंध आपका हो जाएगा। चलिए, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा सुमेलित कीजिए। देखिए जुलाई क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैना जातिवाचक संज्ञा। कुंज क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। पानी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। मिला लीजिए। निम्नलिखित में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा? घृणा का जातिवाचक संज्ञा। क्या असंगत है ये? घृणा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ना। बंदर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मोटाई भाववाचक संज्ञा। नेपाल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? देखिए सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर, बिल्कुल सही बात है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए गुणवाचक नहीं है, बाकी प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक सारे क्या है? सर्वनाम क्या है? जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, और प्रश्नवाचक में क्या कौन, जिसमें प्रश्न पूछता है। संबंधवाचक में जो सो। ठीक, और अनिश्चय सर्ववाचक में आपका क्या हो जाएगा? कोई कुछ। पुरुषवाचक आपका क्या हो जाएगा? जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू तुम आप, और अन्य पुरुष में यह वह ए वे। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो कुल आपके ध्यान दीजिएगा, मैं तुम 11 सर्वनाम आपके हो जाते हैं। मैं तुम, आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। ठीक, ये आपके हो जाएंगे। आगे चलेंगे। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पुस्तक श्रेणी का उल्लेख इसमें से किस विद्वान ने किया? तो डॉक्टर दीपसित ने किया। याद कर लीजिए, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की मतलब एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इसमें से किस विद्वान ने किया है? तो आपका क्या हो जाएगा? दीपसित ने किया है। ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में सर्वनाम है, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। सभा, मनुष्य, हिमालय आपके सर्वनाम नहीं होंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। मैं में देखिए मैं क्या एक सर्वनाम है। ठीक है ना। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो तुम आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाची शब्द नहीं है, मतलब आपका हो जाएगा शब्द नहीं है। देखिए मध्यम पुरुष, हमको उत्तम, उत्तम आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक, आपके घर में स्वयं आया था, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम प्रकार लिखिए। तो निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का विकल्प है। तो स्वाद में कुछ यानी अनिश्चय आपका हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है ना। चलिए, इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, किस वाक्यों में हुआ है, किन वाक्यों में? जो सोता है वो सुख होता है, इसमें हुआ है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, ये भी हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी उपरोक्त में सभी में आपका हुआ है। ठीक, चलिए। आप मुझसे क्या चाहते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें आपका हो जाएगा। क्या, देखिए क्या लग गया? प्रश्न पूछ रहा है ना आपका, तो जिसमें प्रश्न पूछता है उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका लग जाता है। ठीक,
तो ये आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? क्या इसमें से प्रयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त सर्वनाम यानी कुछ न कुछ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ न कुछ, ठीक है ना। और इसको भी आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम आपका यह हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। ये निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपको या आप क्या है संबंधवाचक उदाहरण नहीं है। क्यों, कब, कौन से आपके प्रश्नवाचक हो जाएंगे, ठीक। तुम, तेरा आदि में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में गृहकार, निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? देखिए संबंधित अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। किसी ने जोर से चित्कार की, किसी ने, पता नहीं है किसने की। दाल में कुछ काला है, देखिए कुछ आपका हो जाए अनिश्चित। यह अच्छा विचार है, ठीक। शायद बगीचे में कोई नहीं है, तो देखिए शायद बगीचे में कोई नहीं, अनिश्चित, निश्चित नहीं, अनिश्चित है। यह अच्छा, बिल्कुल यह निश्चित नहीं है कि भाई आपका आंसर गलत है, बाकी सारे आंसर आपके ठीक हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही आपका अनिश्चित वाक्य सर्वनाम नहीं है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब हम आ जाते हैं यूपी जीके की तरफ आ जाते हैं। यूपी जीके को भी हम अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। 10 मिनट लगा आपको रिवाइज करने में क्लास को, आप देखे थे 1 घंटे, ठीक है ना। तो 10 से 11 मिनट जब हो जाए समय नहीं लेंगे, 1 घंटे लगभग आपका करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए संक्षिप्त अवलोकन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव, आज तो थोड़ा देर लगेगा लेकिन अगले वीडियो में आपको बहुत ही समय में करवा देंगे। शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान एवं संग्रहालय, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश इतिहास, कला एवं संस्कृति, नृत्य मेले और स्थापत्य कला, ठीक। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से जुड़े आपके हो जाएंगे। और भाषा, साहित्य और उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश बजट, जनगणना आपको 2011 की आपको यहाँ पर मिलेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जनगणना 24,900 यानी आपका क्या हो जाएगा? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,998 वर्ग किलोमीटर। देश में क्षेत्रफल का प्रतिशत 7.33%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान है। पहले पे कौन है? पहले बात करेंगे राजस्थान, दूसरे पे आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, तीसरे पर मुंबई, चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन से पहले जो क्षेत्रफल था 2,94,000 क्या हो जाएगा? 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था, ठीक। उत्तर प्रदेश में कार्यरत एनजीओ की बात करेंगे, जो एनजीओस हैं, ठीक है ना, एनजीओ की बात करेंगे तो जन विकास समिति वाराणसी में आपका हो जाएगा क्या? जन विकास समिति वाराणसी। फूड पावर फॉर लाइफ वृंदावन मथुरा में, अभिनव मुजफ्फरनगर, श्रमिक भारती कानपुर, हरितिका झांसी, गुड़िया रानी आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है। गुड़िया इंडिया वाराणसी आपका हो जाएगा। जन विकास समिति वाराणसी, फूड एवं पावर प्लांट वृंदावन, अभिनव मुजफ्फरनगर, श्रमिक भारती कहाँ पर? कानपुर, हरितिका झांसी और गुड़िया इंडिया आपका क्या हो जाएगा? वाराणसी में आपका हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की स्थापना, देखिए एटीएस की स्थापना कब होती है? उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की 2007 में। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम स्पॉट का गठन कब होता है? 2017 में होता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन कब होता है? 4 मई 1998 को होता है। एसटीएफ गठन 4 मई 1998, स्पॉट का 2017 में और एटीएस का 2017 में। और यूपीएसएसएफ का गठन कब होता है? 26 जून 2020 को होता है। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ठीक। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे नई दिल्ली आपका हो जाएगा। और देश की बात करेंगे नेपाल आपका हो जाएगा। देखिए आप लोग क्या करेंगे? मैथ और रीजनिंग आप अपने से करिएगा। बाकी जो थ्योरेटिकल है, हिंदी हो गया, जीके हो गया, ठीक। हिंदी, जीके और आपका जो जो आपका पढ़ा रहे हैं ना सर, नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपका हो जाएगा वो
हो जाएगा, जो हम यहाँ पर पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो आपके न्यूमेरिकली वो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, ठीक, प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? 650 किलोमीटर से 240 किलोमीटर आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में होता है। किसका? नागरिक सुरक्षा का गठन 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित कब होता है? 17 जिलों में आपका होता है। उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीएसी बटालियन लखनऊ से गोरखपुर बदायूं। प्रदेश में प्रस्तावित महिला पीएसी बटालियन बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी लोग, अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब होता है? 1962 में होता है। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित को 17 जिलों में आपका होता है। और उत्तर प्रदेश स्थापित महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं हो जाएगा। और प्रदेश में वास्तविक महिला पीएसी बटालियन बलरामपुर, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर। उत्तर प्रदेश राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य मंत्री आपके 2005 में आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको कर देना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले ऐसे हैं जो दिल्ली की सीमा को स्पर्श करते हैं? ध्यान दीजिएगा, बागपत करता है, गाजियाबाद करता है, गौतम बुद्ध नगर करता है और अलीगढ़ नहीं करता है, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा 2, 3 और 4। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर को, राजस्थान 2 को आगरा और मथुरा को, छत्तीसगढ़ 1 सोनभद्र को और झारखंड सोनभद्र को आपको करता है। आगे, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो 1950 ईस्वी को, 2050 को क्या किया? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का जो नाम है ना, ये बदल करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। स्थापना दिवस इसकी कब मनाया? 24 जनवरी को मनाई जाती है, पहली बार 2018 को मनाया गया। और 1937 में संयुक्त प्रांत इसका किया गया, 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश। और उत्तर पश्चिम प्रांत 1936 ईस्वी को बना। 2 चीज़ पहले याद करिए, उत्तर पश्चिम प्रांत 1936 को, फरवरी 1877 को उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा व अवध, और 1902 में संयुक्त आगरा व अवध आपका होता है। याद करिए, 1836 में संयुक्त प्रांत, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध हो जाता है, 1902 में संयुक्त आगरा व अवध आपका हो जाता है। आगे चलेंगे, जिला मुख्यालय की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का आपका क्या हो जाएगा? खलीलाबाद, संत कबीर नगर खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अमेठी गौरीगंज, कौशाम्बी का मंझनपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, कानपुर देवहार अकबरपुर माटी, सिद्धार्थ नगर आपका हो जाएगा नौगढ़, सिद्धार्थ नगर क्या हो जाएगा? नौगढ़। सोनभद्र का राबर्टगंज, जालौन का उरई आपका हो जाएगा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, और संभल का बहजोई आपका हो जाएगा, श्रावस्ती का भिनगा हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे चल देंगे, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, 12 सिंघा आपका हो जाएगा। अगर राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस हो जाएगा अथवा क्रॉच। राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा। राजकीय मछली चितला मछली, और राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय खेल हॉकी, और राजकीय चिन्ह एक वृक्ष के 2 मछली गंगा यमुना, ठीक। अगर राजकीय चिन्ह की बात करेंगे, आगे चलेंगे। आगे, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो नेपाल एवं बिहार दोनों से सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल एवं बिहार दोनों से सीमा बनाता है? तो महाराजगंज आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महाराजगंज। जिसका प्राचीन नाम क्या था? कारापथ, और बॉर्डर सोनौली बॉर्डर पर ये लगता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 75। मंडलों की संख्या 78, जिलों की संख्या 75, मंडलों की संख्या। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण 5, जिसे आप ईड़ा, सीड़ा, सतहरिया और भदोही प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र, और भदोहिया और सतहरिया औद्योगिक, और यहाँ पर हो जाएगा यूपी ईड़ा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत में 59,163, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 59,163, तहसील 351, नगर पंचायत 546, नगर पालिका 198 से 200 के बीच में रहता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक।
नगर निगम 17, क्षेत्र पंचायत 826, सामुदायिक विकास खंड 800 यानी 826। आर्थिक मंडल की बात करेंगे, पश्चिमी आर्थिक मंडल, पूर्वी आर्थिक मंडल, मध्यवर्ती आर्थिक मंडल और बुंदेलखंड आर्थिक मंडल, 7 जिले इसमें आपके आते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 36 है। मतलब कुछ उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं, जो 36 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश की लास्ट सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। झांसी आ जाएगा, जालौन आ जाएगा, हमीरपुर। 3 याद करिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले? 7 जिले, झांसी, जालौन, हमीरपुर। उसके बाद ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट। ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मतलब हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट। इसका प्रवेश द्वार कहाँ पर है? झांसी में। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक को जुड़वा मछली का राष्ट्र चिन्ह अंगीकार किया है? तो रूमी दरवाजा से किया है। आप सभी लोग जानते हैं रूमी दरवाजा से किया गया है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए, और बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग आपका समेटने का प्रयास करेंगे। लगभग 4 घंटे की क्लास हम 1 घंटे में रिवीजन करेंगे। लेकिन रिवीजन करना बहुत ही, आप 50 घंटे पढ़ लीजिए लेकिन आपको रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ों को अपने दिमाग में रखो, उसका मतलब कुछ नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया? रूमी दरवाजा का, लखनऊ के 1784 में 60 फीट इसका ऊंचाई है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्र वाले जनपद कम से कम खीरी और आपका क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। खीरी की बात करेंगे, लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर और हापुड़ 660 किलोमीटर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ऐसा कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, आपका कुशीनगर हो जाएगा। नेपाल के साथ 7 जिले शामिल होते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक। अब कुछ और चीज़ों को हम जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश, इसको एक अलग से देखिए, आप इसको लिख लीजिए, जहां आप पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए इसको। ठीक है ना, याद कर लीजिए, क्योंकि याद करेंगे जितना आपको उतना ही बेनिफिट होगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 9 मार्च 1993 और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 और राज्य सूचना आयोग का गठन 2005, राज्य महिला आयोग का गठन 2004 और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 2013 और उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 और नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित 17 जिलों में और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में होती और ARI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 का आपका होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान चतुर्थ स्थान आपका हो जाएगा। राजस्थान 10.4%, मध्य प्रदेश में 9.38%। हमने आपको बताया था ऊपर ही, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4, आप चौथा स्थान आपका होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश 7.33% पर आता है। सोनभद्र जिले में स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। एक MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, एक बिहार आपका हो जाएगा। आगरा से राजस्थान और मध्य प्रदेश क्या करती है? स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, देखिए, उत्तरी प्रांत कुछ नहीं था, अवध प्रांत कुछ नहीं था, आर्य प्रदेश कुछ नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था ना, ये जाना जाता था। आगे, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का है। ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्ष 2100 में कहाँ से स्थापित कर लखनऊ कर दी गई? प्रयागराज से स्थानांतरित करके लखनऊ। 36 से 58 आगरा, 58 से 21 प्रयागराज, 21 से 35 आंशिक रूप से लखनऊ, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से 35 से अब तक आपका हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण में जो स्थित पठारी है, पठारी की सर्वाधिक जो उच्च पहाड़ी वाली भूमि है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? सोनकर हो जाएगा। क्या? सोनाकर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनाकर आपका हो जाएगा। आगे,
उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। याद करिए, ये की पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाले राज्य मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा वाले स्पर्श करने वाले हिमाचल प्रदेश। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला ललितपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिहार और हरियाणा आपके हो जाएंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है? बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आद्यकल्पी की प्राचीन शैलियों से निर्मित है? आपका ये कर देना है। ठीक। और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं किस पर, ध्यान दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं जीएस पर। ठीक है, नवीन सर के जीएस पर आ जाते हैं। इसके बाद आपका वही बचेगा मानसिक अभिरुचि। उसके बाद आपको यहाँ पे से कुछ नहीं पढ़ना है। अपना मैथ की प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग की दबाकर प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब जीएस में पूरा दिमाग खोल दीजिए अपना, एकदम पूरा अपनी शक्ति, जितनी ताकत है आपके अंदर ना, पूरी ताकत लगा दीजिए याद करने के लिए, ठीक है ना। और हम आपके साथ हैं डेली का डेली। मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी, जीके, यूपी जीके और जीएस और मानसिक अभिरुचि, चार आपके लेक्चर, 4 घंटे के लेक्चर में लगभग 40 से 45 मिनट में आपको इसको रिवाइज कराऊंगा डेली का डेली, जो आपको पढ़ाया रहेगा। और उसके बाद जो रीजनिंग बचती है और जो आपका क्या बचता है, मैथ बचता है, वो आप रिवाइज करिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय लगेगा यहाँ पे। आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो आपको बताना लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह कौन था? लोथल था, जो गुजरात में पड़ता है। और कालीबंगन राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में। कालीबंगन राजस्थान, रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान। याद कर लीजिए आराम से। ठीक। अब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे किसकी पूजा करते थे? वो पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा करते थे। काल कौन सा था? 2500 से लेकर 1750 इस बीसी तक था। और मुख्य फसलें जौ और गेहूं थी। और धातु कांस्य युगीन था। सभ्यता नगरीय थी। पूजा पशुपतिनाथ की, काल 2500 से 1750, मुख्य फसलें जौ और गेहूं, धातु कांस्य। सभ्यता आपकी हो जाएगी नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा की बात करें, किसने खोज की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। 1922 में मोहनजोदड़ो ने, राखलदास बनर्जी। और बृहद स्नानागार ग्रेट बोथ ने किया था। और कांस्य नर्तकी, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। सरस्वती आपका कहाँ हो जाएगा? घग्घर और घाघरा हाकरा नदी के किनारे। सरस्वती घाट कहाँ पर हो जाएगा? सरस्वती कहाँ पर है? घग्घर और हाकरा। पारुणी आपका कहाँ है? रावी नदी के किनारे। पारुषी आपका कहाँ हो जाएगा? रावी नदी के किनारे। और सुतुद्री आपका सतलज नदी के किनारे। और बिपाशा आपका कहाँ हो जाएगा? ब्यास नदी के किनारे। ठीक। और सदा नीरा की बात करेंगे गंडक नदी के किनारे। और विस्तता की बात करेंगे झेलम। और गोमल की बात करेंगे गोमती। और अश्किनी की बात करेंगे चेनाब नदी के किनारे। ठीक। चलिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपका हो जाएगा किसमें? आपका ऋग्वेद में आपका हो जाएगा। ऋग्वेद में सोम देवता 9th मंडल में आपका हो जाएगा। और यहाँ पर 7 मंडल तक में वंश मंडल को बताया गया है। 7वें मंडल में 2 से 7 मंडल तक में। और ऋग्वेद 10वें मंडल में 7 मंडल 10 राज युद्ध। और ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर मैं बात करूं वेदांग की, 6 वेदांग आपके हो जाएंगे। वेद कितने? 4, वेदांग आपके 6, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। याद करिए, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष और व्याकरण, निरुक्त और छंद आपका हो जाएगा 6। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा। पुराण आपके 18 पुराण हो जाएंगे। और उपनिषद की संख्या की बात करेंगे 108 उपनिषद आपके हो जाएंगे। ठीक।
नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? तो आपको कठोपनिषद से मिलता है। जो नचिकेता आख्यान है किससे मिलता है? किससे मिलता है? कठोपनिषद से मिलता है। ठीक, अगर मैं बात करूं तमसो माँ ज्योतिर्गमय ओम शब्द ये सारे बृहदारण्यक उपनिषद से मिलते हैं। किससे? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलते हैं। और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद से मिलता है और सत्यमेव जयते मांडूक्य उपनिषद से मिलता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है? तो यजुर्वेद आपका हो जाएगा। जो यजुर्वेद है ना, गद्य एवं पद दोनों में लिखा है। अगर मैं बात करूं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसमें यजुर्वेद में, गोमथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद में, ऐतरेय ऋग्वेद में और पंचवेद सामवेद में आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सूची 1 को सूची 2 सुमिलित की था, सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। गया आपका ज्ञान प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, गया में ज्ञान प्राप्ति होती है। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण होता है। लुम्बिनी में जन्म होता है और सारनाथ में उनको प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में। ठीक, आगे चलेंगे। देखिए, अगर मैं इनकी बात करता हूँ महात्मा बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध की, तो 563 BC में इनका जन्म होता है कमल साण। और पिता सुशोधन थे शाक्य वंश के, माता महामाया थी कोकिला वंश थी, कोली वंश की। और इनका महापरिनिर्वाण की मृत्यु होती है 483 ईस्वी में। और ध्यान दीजिएगा इसको भी अच्छी तरीके से, क्या हो जाएगा? इनका राजगृह कब होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संगतियाँ इनके राजा कौन थे और इनके जाने के बाद इनकी जो बौद्ध संगतियाँ थी किसने अपनाया, कहाँ कहाँ अपनाएगी, ये आपको बताना है। धर्म त्याग, इन्हें धर्म त्याग को, इनके 4 त्याग थे, 4 इनकी उपलब्धियाँ थी। देखिए, घर त्याग क्या था? महान भीष्मकर था इनका। जिनके घर का त्यागना था महान भीष्मकर कहा जाता है। और इनका जो ज्ञान प्राप्ति था वो संबोधि कहलाई। जो इनका ज्ञान प्राप्ति था वो संबोधि कहलाई। और इनका पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और अंतिम क्षण महापरिनिर्वाण आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बौद्ध संगतिया RVPK, आपको याद करना RVPK AK और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर MSMV। ठीक, तो याद करिए, राजगृह, वैशाली, RVPK राजगृह, वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन। इनकी जो बौद्ध संगतियाँ थी कहाँ हुई? राजगृह, RVPK की बात करेंगे, राजगृह, वैशाली, P मतलब पाटलिपुत्र, PK मतलब आपका क्या हो जाएगा? कुंडलवन। और अजात मतलब राजा की बात करेंगे AK अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क आपके हो जाएंगे। महाकश्यप की बात करेंगे, महाकश्यप, अजातशत्रु महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। और कालाशोक के अध्यक्ष सभा कामीर। और मोगली पुत्र अशोक के जो थे, अशोक के जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र थे। और कनिष्क के जो थे वसुमित्र थे आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग कितनी थी? 483 ईसा पूर्व थी। जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि थी 483 ईसा पूर्व थी। ठीक, और गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? पिट्स इंडिया 1784 अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। जो गवर्नर जनरल का पद था वो कब बनाया गया? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत बनाया गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल क्लाइव को बनाया गया। उसके बाद फिर इसको गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1773 में एक्ट के हेस्टिंग्स को। उसके बाद फिर भारत का जो गवर्नर जनरल बना, देखिए बंगाल का गवर्नर आपका क्लाइव बना, उसके बाद भारत का यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बना। गवर्नर था, गवर्नर जनरल कब बना? 1773 में। भारत का गवर्नर जनरल कब बनता है? 1833 में एक्ट बैंटिंग में। और भारत का जो गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? 1858 एक्ट में कैनिंग आपका बनता है। ठीक, आगे, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन? ध्यान दीजिएगा, भारत की जो संविधान सभा का परामर्शदाता था कौन था? तो CVN राव, बाल कृष्णन नारसिंहा राव थे। और प्रारूप समिति और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे 7 अध्यक्ष थे। और गठन कब होता है? 7 सदस्य थे इसमें। गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। आगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। संविधान सभा का पहला संबोधन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि आपको बताना है।
तो 24 जनवरी 1950, क्या 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। कुल अधिवेशन 11 होते हैं और निर्माण 2 साल 11 महीना और 18 दिन इनका लगता है संविधान बनाने में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यायिक पुनर्विवेचन और राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिए गए हैं और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए संविधान बंधुत्व आपको कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 संसद की प्रणाली ब्रिटेन से और एकल नागरिकता ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से आपका हो जाएगा। किस वर्ष से भारत के संविधान को प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका होता है। मूल कर्तव्य आपके 10 फंडामेंटल आपके होते हैं और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा। ठीक, देखिए आगे मैं बात करूं, यह आपका उद्देशिका है जिसे आप प्रारूप कहते हैं, प्रारूप समिति। इसमें आपको देखिए सामाजिक यानी इसके लिए समस्त नागरिकों को 3 आपके न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब जो हमारी उद्देशिका है, जो हमारा प्रियम्बल है, इसमें 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इसमें आपको 5 आपके क्या बताए गए हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आपको दी गई है, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना, और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है आपको, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक, और ध्यान दीजिएगा 2 आपके समता दिए गए, समता कितने प्रकार की, 2 प्रतिष्ठा और अवसर की समता आपको दी गई है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार को बताया गया है, भाग 4 में राजनीति और निर्देशक सिद्धांत को बताया गया है, भाग 5 में मौलिक कर्तव्य को नहीं बताया गया है। ठीक, भाग 5 में मौलिक कर्तव्य को नहीं बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है और 1976 भाग 4A में 42वां संशोधन होता है, भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 भारत संघ को बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में। आगे चलेंगे, आगे देखिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र को, भाग 2 में नागरिकता को, भाग 3 में मूल अधिकार को और भाग 5 में नीति निर्देशक तत्व को, भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य को, भाग 5 में संघ को बताया गया है, भाग 6 में राज्य को, भाग 7 में राज्य के भाग बी को बताया गया है और आर्टिकल भी आप 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51A, 52 से 151, यहाँ से क्या हो जाएगा 152 से 237, भाग 5 में राज्य को बताया गया है 223 का भी और यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा भाग 9 में पंचायत को बताया गया है और भाग 8 में संघ और उसके क्षेत्र को, भाग यहाँ पर क्या हो जाएगा XA यानी कि ध्यान दीजिएगा IXA नगर पालिका को बताया गया है, भाग यहाँ पर क्या 9B में सहकारी समिति को बताया गया है, भाग 6 में संघ राज्य और क्या हो जाएगा संबंध क्या बताएगा, भाग यहाँ पर 12 में क्या बताया गया यानी 11 में संघ और राज्य संबंध, 12 में वित्त संबंधी इत्यादि उपबंध और 13 में व्यापार वाणिज्य और 14 में संघ राज्य की अधीन सेवाएं और भाग यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 में ट्रिब्यूनल और 15 में चुनाव के बारे में, भाग 16 में विशेष उपबंध, भाग यहाँ पर 17 में भाषा के बारे में, भाग 18 में आयात उपबंध के बारे में, भाग 19 में विविध के बारे में, 20 संविधान संशोधन और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विरोध उपबंध विशेष उपबंध और 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि आपको बताया गया है। आगे चलेंगे, भारत अवस्थिति आपका कहाँ होती है, अक्षांश 84 डिग्री 4 मतलब 84 अंश 4 डिग्री नहीं 84 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट आपको बताया गया है। ठीक है ना, अक्षांश से उत्तर से लेकर देशांतर अंशांश आपको बताया गया है, जिसमें 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व के मध्य आपको बताया गया है। ठीक, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार ध्यान दीजिएगा तट से 12 समुद्री मील तक, कहाँ से तट से 12 समुद्री मील तक। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, देखिए
त्रिपुरा से, मिजोरम से और पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर मित्र पर गमछा झार यानी ध्यान दीजिएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीन विच कहा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? उज्जैन को कहा जाता है। किसको? उज्जैन को कहा जाता है। मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, ये आपको बता देना है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहाँ हो जाएगा? अन्नाई मुड़ी। कहाँ हो जाएगा? अन्नाई मुड़ी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। अनवरत योजना भारत में लागू की गई 1978 से लेकर 79 के बीच लागू की गई। 5वां 6वां, ठीक है ना, आपका हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर प्लान और जनता सरकार। स्मृति गांधीवादी मॉडल आता है। फादर ऑफ रोजगार प्रिंस आपके होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। दिए कोड में अपने उत्तर आपको देना है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना और सूची प्रयुक्त विकास मंडल। देखिए, प्रथम में आपका क्या होता है? हैराडी डोमर मॉडल होता है, हैरोड डोमर मॉडल। और द्वितीय में क्या होता है? महाल नोबिस मॉडल। कौन आता है? महाल नोबिस मॉडल। और तृतीय में आपका आता है एस चक्रवर्ती मॉडल। और चतुर्थ में आपका आता है अशोक रुद्र मॉडल। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना, आपको ये बता देना है। ठीक, चलिए आगे चल रहे हैं, आगे देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता। मानसून की अनुकूलता यही कारण था, जो कि 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला। लक्ष्य 2.1%। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ध्यान दीजिएगा नरेंद्र मोदी ने किया। योजना आयोग का जो अंत था प्रधानमंत्री ने किया। गठन पंडित नेहरू 15 मार्च 1950 में किया गया था। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है सर्वाधिक होता है। फर्स्ट में कृषि क्षेत्र में, यानी जो फर्स्ट होता है, जो प्राइमरी क्षेत्र होता है उसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य आते हैं। और सेकंड में भी निर्माण आता है। और थर्ड में सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र आता है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। उच्च वेग के लिए मैक का प्रयोग करते हैं, और तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रॉम का, और दाब के लिए पास्कल, और ऊर्जा के लिए जूल का प्रयोग करते हैं। उच्च वेग के लिए मैक, तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रॉम, दाब के लिए पास्कल, ऊर्जा के लिए जूल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लक्स मीटर कहते हैं। अब और ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्टीमीटर में विमान की ऊंचाई मापा जाता है, और कैलोरीमीटर में ऊष्मा की मात्रा, और एनोमोमीटर में वायु वेग। याद करिए, कैलोरीमीटर में ऊष्मा की मात्रा, एनोमोमीटर में वायु वेग, अल्टीमीटर में विमान की ऊंचाई, और लक्स मीटर में आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश की तीव्रता। अमीटर में विद्युत धारा, एरोमीटर में वायु या गैस का घनत्व, बैरोमीटर वायु दाब, फायदोमीटर समुद्र की गहराई, हाइड्रोमीटर द्रव घनत्व, और हाइड्रोमीटर आर्द्रता मापन, और पायरोमीटर ऊंचे तापमान आपका हो जाएगा। पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या होता है? पेंटोज होता है। क्या होता है? पोंटेज होता है। ठीक, और चलिए आगे चलेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मेथोनोइक एसिड फार्मिक अम्ल होता है। और सिट्रिक अम्ल की बात करें खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में आपका होता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, पालक में, और फोटोग्राफी से मिक्सर में, और सोडियम थायोसल्फेट में। SCOOH चीनी, मधुमक्खी, बिच्छू आपका हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकली का, याद करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, रीजनिंग में भी ये पूछा जाता है। ठीक है ना, सोरोलॉजी छिपकली, आर्केनोलॉजी मकड़ी, मेसिटोलॉजी मधुमक्खी, और मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर एपीकल्चर, रेशम पालन सेरिकल्चर, अंगूर खेती पीटीकल्चर, बागवानी हार्टिकल्चर, और मछली पीसी में। एंटोनो कीटो इंथियोलॉजी मछली, अयोफियो सर्पी आपका होता है। ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसी खोज डी डुबे ने किया था। ठीक है ना, चलिए। और संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी
एक पुस्तक है व्याकरण यानी व्याकरण की है, बुद्ध चरितम अशोक घोष की, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की, इंडिका मेगास्थनीस मेघदूतम कुमार संभवम कालिदास की, राजतरंगिनी कल्हड़ की, कामसूत्र वात्स्यायन की, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, और गीत गोविंद जयदेव की, और क्या हो जाएगा मिलीय पंगनो आपका नागसेन का आपका हो जाएगा। भारत का रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके कौन हो जाएंगे, ढोंगो केशव करबे आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ध्यान दीजिएगा 1957 में आता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में। ठीक, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ILO, VIPO, UNCTD और WTO WHO सारा मुख्यालय आपका क्या हो जाएगा, जिनेवा में। यूनेस्को का पेरिस में, और WB यानी कि आपका बेस्ट वाशिंगटन DC, ठीक है, WB का। वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं वाशिंगटन DC में। UNEP की नैरोबी में, और ओपेक का वियना में आपका हो जाएगा। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र संबंध है, तो आपका हो जाएगा सरोद से, अमजद अली सरोद से आपको हो जाएंगे। सितार से पंडित रविशंकर, HP चौरसिया बांसुरी, शिव प्रसाद शर्मा संतूर, जाकिर हुसैन तबला, केशव महाराज किशन महाराज तबला, V कुंजमणि बांसुरी, क्या हो जाएगा डबाला चंदर वीणा, और क्या हो जाएगा पंडित राम नारायण सारंगी, और शाकुर खान आपके हो जाएंगे। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो नृत्य में से उत्पन्न हुई। मोहिनी अट्टम कहाँ पर, केरल में, जिससे आप कथकली भी कहते हैं, कथकली भी यहाँ का है। केरल मोहिनी अट्टम कथकली। तमिलनाडु का भरतनाट्यम सबसे पुराना मंदिरों में। उड़ीसा ओडिसी, मणिपुर मणिपुरी, असम सत्रिया, और यूपी का कथक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक, चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में आपका हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। कंवर लोक बाल्की बिहार, चिल्का ओडिशा में आपका हो जाएगा। काजीरंगा असम में, ओरंग नामरी में। रणथंभौर राजस्थान केसलदेव, और भीतर कमिका ओडिशा में। नमदका अरुणाचल प्रदेश में। काबिल लाजाओ मणिपुर में। हेमिस लद्दाख में। पेरियार केरल में आपका हो जाएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य आपका एटा में बता देना, यूपी के एटा में आपको कर देना है उत्तर का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम करने वाले हैं मानसिक अभिरुचि का, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण। चलिए मानसिक अभिरुचि का भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर आपके 4 क्लास का पूरा रिवीजन हम करवा देंगे। बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं ना, मेरे पास है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जुलाई में देखिए 29 जुलाई को जनहित के बारे में पढ़ेंगे। 30 जुलाई को इसमें जो दिग्विजय सर की क्लास है ये ना उसका है। और 30 जुलाई को कानून में शांति व्यवस्था, 31 जुलाई को सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली। 6 अगस्त समकालीन पुलिस के मुद्दे कानून व्यवस्था। 7 अगस्त व्यवसाय के प्रति रुचि, और आज 8 अगस्त को मानसिक दृढ़ता। 9 अगस्त को अल्पसंख्यकों अल्पाधिकार वाले लिए संवेदनशीलता, और 10 अगस्त को लैंगिक संवेदनशीलता, और 11 अगस्त को केस स्टडी, और 12 को विविध आपका हो जाएगा। चलिए जनहित क्या होता है, देखिए जनहित उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से है। जनता का फायदा, जिसमें जनता का फायदा होता है। इसमें देखिए बहुसंख्यक, बाद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है इसमें। ठीक, पहले बहुसंख्यक जो लोग हैं ना उनकी रक्षा की जाएगी, उसके बाद अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। आम आदमी को सस्ता, जनहित याचिका का मतलब क्या होता है, आम आदमी को सस्ता तीव्र न्याय दिलाने में कार्य करती है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली गई है, और जनहित याचिका केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं सरकारी प्राधिकरणों के खिलाफ की दायर की जा सकती है, व्यक्तिगत दायर नहीं कर सकता। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों एवं जनता को शक्ति देती है, और जनहित याचिका को केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में ही दायर किया जा सकता है। सामाजिक व्यक्ति या सामाजिक संगठन द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है। भारत में जनहित याचिका की बात करेंगे, BR कृष्णा अय्यर एवं न्यायमूर्ति PN भगवती को भारत में जनहित याचिका का अग्रदूत कहा जाता है। किसको, BR कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती को भारत में जनहित याचिका का अग्रदूत कहा जाता है। बिहार से भागलपुर में हुसैन आरा खातून बिहार राज्य का पहला केस लड़ा गया। AC मेहता भी इस भारत संघ के केस में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों में व्यापक आयाम से जोड़ा गया।
पुष्पा कपिला हिंगोरानी की बात करेंगे, भारत की जनहित याचिका की जननी इन्हें कहा जाता है और इन्होंने ही हुसैन आरा खातून के ऐतिहासिक केस की पैरवी की थी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं अधिवक्ता एम.सी. मेहता हैं, भारत की ग्रीन एवेंजर इन्हें कहा जाता है। ठीक, आगे चलेंगे। इन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के बाद प्रदूषण के संभावित खतरों के लिए जनहित याचिका को माध्यम बनाया। इन वादों में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित को व्यापक आयाम प्रदान किए। ठीक, भारत में जनहित याचिका के बीच सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण नायर, ये ऊपर ही आपको बता दिया, द्वारा बोए गए मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई 76 मामले में द्वारा, जबकि हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य में सर्वप्रथम जनहित याचिका का फैसला दिया गया। चलिए, जनहित को संविधान में राज्य और नागरिकों के बीच न्याय का व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए भाग 4 में आपका क्या हो जाएगा, भाग 13 में अंतर्गत सभी मूल अधिकारों के संरक्षण, अनुभाग 32 मूल अधिकारों के हनन पर जाना, 226 उल्लंघन आपका हो जाएगा हाई कोर्ट में। ठीक, चलिए, अनुभाग 41 में, अनुच्छेद 41 में सामाजिक जनहित, वृद्धा पेंशन, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता के बारे में। अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा का प्रस्तुति का सहायता केंद्र। अनुच्छेद 43 में सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी जैसे मनरेगा आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और भारत संघ को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि जीवन रक्षा के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि प्रत्येक डॉक्टर, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फिर अन्य कहीं, जीवन की रक्षा के लिए उचित विशेषता के साथ अपनी सेवाएं देना उसका पेशेवर दायित्व है। ठीक, चलिए, विशाखा बनाम राजस्थान केस स्टडी। यह केस कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के मुद्दे से जुड़ा है। वर्ष 1922 में गांव में 1 वर्ष की बच्ची का विवाह हो रहा था। जब भंवरी देवी ने उसे रुकवाने की कोशिश की और में सफल नहीं हो पाई, वस्तुतः पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी फेल हो गई। ठीक, आगे चलेंगे। भंवरी देवी का बाल विवाह विरोध करने पर गांव के बहिष्कार कर दिया गया तथा गांव में ही 5 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। केस दर्ज हुआ, किंतु साक्ष्यों के अभाव में ही सभी आरोपी बरी हो गए। इसके बाद 5 एनजीओ ने नैना कपूर के नेतृत्व में PIL दायर की और इस मामले मुख्य न्यायाधीश ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की बुनियादी परिभाषा दी, साथ ही इससे निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किया। यह आदेश कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम निर्देश और निवारण अधिनियम 2013 का आधार बना। इस अधिनियम को 23 अप्रैल 2013 को संसद द्वारा पास किया गया। यौन उत्पीड़न के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के तहत महिलाओं को प्राप्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। जनहित संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर आपको बताते हैं। आपात पुलिस सहायता आपकी क्या हो जाएगी, 112। महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, फायर 102, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और वन विभाग हेल्पलाइन नंबर 1926 और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं, 5 मिनट में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसको, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, लगभग 1 घंटे में आपको वीडियो कंप्लीट होने वाली है। ठीक, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अंकफोड़वा कांड का विचाराधीन कैदी मामला, जैसे पुष्पा कपिला हिंगोरानी, जो ऊपर ही आपको मैंने बताया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। जनहित का कौन सा अर्थ नहीं है, क्या हो जाएगा? देखिए, जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, यह जनहित का अर्थ सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। जनहित व्यक्तिगत हित के लिए प्रतिकूल होता है, बिल्कुल सही बात है। जो एक व्यक्ति के हित में वह समाज का अनुकूल नहीं होगा, बिल्कुल। जनहित मानवाधिकारों का समर्थन करता है, ठीक है ना, आपको गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे। पुलिस के लिए जनहित निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है? तो उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से हो। ठीक, इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नशबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीज की सुरक्षा के निर्देश और शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देश इत्यादि की मांग की गई? तो देविका विश्वास बनाम भारत संघ। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखिए। एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसकी अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए
या उस अधिकार क्षेत्र की जगह लेने रोकने के लिए जो उसके पास नहीं है कौन सा रिट जारी होता है, तो निषेध आपका हो जाएगा। ठीक। एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होती यदि यदि पुलिसकर्मी क्या अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वाले के प्रति संवेदनशील नहीं है, यह आपका हो जाएगा गलत। ठीक। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है, तो अनुच्छेद 226 आपका हो जाएगा। ठीक। आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे, तो मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू करवाएंगे। ठीक है ना, ये कार्य हम नहीं करेंगे क्योंकि मौलिक कर्तव्य है आपका, वो आप अपने से ही आपको करना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान का न्यायालय उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है, ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जाता है, तो अधिकार पृष्ठ रिट में, उत्प्रेषण रिट में, या आपका क्या हो जाएगा बंदी प्रतीक्षण रिट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा परमादेश रिट में। आपका यह करता है, आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपको कर देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके अभिप्राय क्या है? प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक। सार्वजनिक हित तथा निजी हितों की संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। उपरोक्त परिस्थितियों में से एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका दायित्व क्या है? परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानूनों की रक्षा करें। ठीक। आपके पड़ोस में कुछ किशोरों ने लुटेरों को एक समूह से रात में कॉलोनी में डकैती करते हुए पकड़ा था। उसकी बहादुरी को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए, कुछ पुरस्कार देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे, यदि आप किसी दुकान में चाय खरीद रहे हों और वहां 10 वर्ष के बच्चे को मजदूरी करते हुए देखें, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मालिक को बच्चे को बाल देखभाल केंद्र में ले जाने का प्रयास करेंगे और कच्छ मालिक को बताएंगे कि यह अनुचित है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। सही बात है। केवल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति की याचिका दायर की जाता नहीं। ठीक है ना, केवल एक आपका हो जाएगा। जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपका? ध्यान दीजिएगा, यह याचिका ध्यान दीजिएगा उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसका 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती है। सही। यह जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतिलिपियां दर्ज करनी होती है, तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। त्वरित न्याय का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक हित याचिका PIL के तहत दायर किए गए किसी वाद के यहाँ निर्णय किया जाता है, तो हुसैन तारा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक। अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में तैयार होती है तो इसके लिए किसी द्वारा आदेश पारित होना चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रार के द्वारा होना चाहिए। गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई? तो MC मेहता बनाम भारत संघ दायर की गई। जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपके दोनों सही हो जाएंगे, अपना देख लीजिएगा। ठीक। जनहित याचिका का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए? अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं है नागरिक बनाम असल राज्य, सही नहीं है। ठीक।
बहुधा यहाँ देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबी, शोषित तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करें। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी स्थिति परिस्थिति में उस स्वयं को पाते हैं जहां एक और तो जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर तो कानून था अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्रवाई होगी। पूरे मुद्दे की गहराई से जांच करना, मध्य मार्ग तलाश करेंगे। ठीक, आगे आप एक पुलिस आरक्षी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्चाधिकारी को आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है। तो जनहित में ऐसा करना आवश्यक है? जनहित में ऐसा आपको ऐसी परिस्थिति में आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने में जनहित की पूर्ति होगी। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। और आपको देखिए रीजनिंग, मैं आपको रीजनिंग बता दे रहा हूँ। रीजनिंग और मैथ वो आप अपने से फास्ट रिवीजन करें, क्योंकि रीजनिंग और मैथ आपको जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए और यहाँ पे आपको सिर्फ यही मिलेगा। ठीक, तो ये आपके लिए सही। अगर आपको चाहिए रीजनिंग भी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।